सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, जिंदगी में कितनी भी तपिश हो, तकलीफ हो, कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूरज में चाहे कितनी भी धूप हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। कहते हैं कि छोटी छोटी बारिश की बूंदें भी नदियों का बहाव बनता है। छोटी छोटी बारिश की बूंदें भी नदियों का बहाव बनता है। इसलिए हमारे भी छोटे छोटे प्रयास निश्चित तौर पर जिंदगी के अंदर बदलाव लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। और लगातार हम ये जो चीजें सीख रहे हैं, ये हमारे सफलता के अंदर निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी भागीदारी अदा करेंगे। आज हम इसी लगातार हमारे प्रयासों की कड़ी के अंदर एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उसका नाम है उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। ये जो उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अंग्रेजी के अंदर इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। ये नियम क्या है? बहुत ही बेस नियम है ये, और ऐसा नियम है जो छोटी कक्षाओं के अंदर दिया हुआ है। परीक्षा में इसमें से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये होता क्या है। अब देखो, आप एक बताओ, अपने कोई दो मित्र हैं, तो कोई जरूरी है कि वो आपस में भी मित्र होंगे? अपने कोई दो फ्रेंड हैं, क्या यह आवश्यक है कि वो दोनों भी आपस में मित्र होंगे? आप कहोगे गुरुजी आवश्यक नहीं है। अब आवश्यक नहीं है तो उसी प्रकार से ये नियम है। आप कहोगे गुरुजी ये बात को आप नियम से जोड़ते हो, ये कैसी बात लेके आए हो? तो जरा देखो एक बार ये नियम क्या है, एक बार में ही क्लियर, टंटा ही खत्म एक बार में। एक कोई व्यक्ति है, उसके कोई दो मित्र हैं बी और सी। कोई दो मित्र हैं बी और सी। बी और सी आपस में नहीं जानते, पर्दा है इनके बीच में, आपस में नहीं जानते, लेकिन ए के मित्र है, बी भी है ए का मित्र और ए का मित्र सी भी है, और इनमें आपस में लेन देन होती है, बढ़िया लेते हैं बढ़िया देते हैं। अब मित्रों में होती है लेन देन, मित्रों में धन की लेन देन होती है, पैसे की लेन देन होती है, कोई सामान सकते है उसकी लेन देन होती है, कोई चीज किसी के पास नहीं थी, एक दूसरे को हेल्प करते ही मित्र की परिभाषा भी यही है कि आपस में एक दूसरे की मदद करें, वही मित्र। तो ए के कोई दो मित्र है बी और सी, ये आपस में लेते भी है, ए और बी में भी आपस में लेन देन चलती है, और ए और सी में भी आपस में लेन देन चलती है। लेकिन बी और सी एक दूसरे को नहीं जानते, बीच में पर्दा है। बाद में मैंने इस पर्दे को चुपचाप उगाड़ के देखा, देखे एक बार, ये यहां पर चित्र मैंने वापस बना रहा हूं, एक बार ये और ये चित्र बना दिया। ये जो पर्दा है, इस पर्दे को मैंने एक बार हटाया यहां से, तो पर्दा हट गया, और यहां पर एक पर्दा इधर डाल दिया, इस ए को अलग थलग कर दिया, ए को कर दिया अलग थलग, और बी और सी के बीच में जो पर्दा था वो मैंने हटा दिया, और हटा के देखा कि देखे अब ये लेन देन करे क्या? तो ये तो अभी भी नाट गए कि हम तो अभी भी लेन देन नहीं करेंगे। अब बात यहां आती है गुरुजी, पहले तो इनके बीच में पर्दा था, जान पहचान नहीं थी, इसलिए कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन जब पर्दा हटा दिया ए और सी के बीच में, अब भी ये लेन देन नहीं कर रहे। लेन देन क्यों नहीं कर रहे अभी? क्योंकि इनका तो पहले ही हो चुका है, और वो क्या हो चुका है? ताप। बस यही कहलाता है उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। अब जरा भौतिक विज्ञान की भाषा सुनिएगा। ए कोई उष्मागतिक निकाय है, उसके वो दो उष्मागतिक निकाय बी और सी से तापीय साम्य में, तापीय साम्य का मतलब इन दोनों के ताप बराबर है, इन दोनों के ताप बराबर है, क्योंकि ये आपस में ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, लेकिन बी और सी के बीच में यहां पर उष्मारोधी कोई कुचालक पर्दा है, जिसके कारण उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। आप ये बताओ, ए और बी में कब तक उष्मा का आदान प्रदान होगा? ए और बी में तब तक उष्मा का आदान प्रदान होगा तब तक जब तक कि टीए बराबर क्या नहीं हो जाए, टीबी। जैसे ताप बराबर हो जाता है, उष्मा का आदान प्रदान हो जाता है। ऐसे बताओ, ए और सी में कब तक उष्मा का आदान प्रदान होगा? जब तक कि टीए बराबर नहीं हो जाए क्या, टीसी। तो टीए बराबर टीबी हो गया, टीए बराबर टीसी हो गया। तो आप ये बताओ, टीए बराबर टीबी, टीए बराबर सीसी, तो टीए बराबर है ना, तो मैं अपने क्या लिख दूंगा, टीए बराबर है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज टीबी बराबर क्या हो गया, बोलो, टीसी।
अर्थात बी और सी का ताप क्या हो गया, बराबर। और इनका ताप बराबर होने के कारण ही जब यहां से मैंने इनके बीच में पर्दा हटाया तो इन्होंने उष्मा का कोई भी आदान प्रदान नहीं किया। इसी को अपन बोलते हैं उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। तो वापस मैं एक बार बोल रहा हूं, इस नियम के अनुसार क्या है, यदि कोई उष्मागतिक निकाय अन्य दो निकायों से तापीय साम्य में हो, ताप में बराबर हो, तो वे आपस में भी ताप में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो ए और बी का ताप बराबर, टी ए बराबर टी बी, ए और सी का ताप बराबर, टी ए बराबर टी सी। तो अपन इन जनरल बोल सकते हैं कि बी और सी का ताप भी क्या होगा, बराबर। यही कहलाता है उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। अब ये जो नियम है उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, इस नियम को जिस वैज्ञानिक ने बताया था उसका नाम था आर.एच. फाउलर। इस नियम को जिसने बताया था उसका नाम है आर.एच. फाउलर। तो यहां पर मैं महत्वपूर्ण बात उष्मागतिकी के शून्यांकी नियम की लिख रहा हूं। आर.एच. फाउलर, हिंदी में लिख देता हूं, आर.एच. फाउलर ने इस नियम को दिया। पहली बात, इस नियम को किसने दिया, आर.एच. फाउलर ने। दूसरी बात, ये नियम क्या है, इस नियम अनुसार यदि कोई उष्मागतिक निकाय अन्य दो निकाय से उष्मीय साम्य में ताप में बराबर है तो वे आपस में भी ताप में क्या होंगे, बराबर। इस नियम अनुसार यदि कोई उष्मागतिक निकाय तीसरे उष्मागतिक निकाय से यदि कोई उष्मागतिक निकाय अन्य दो, इस नियम अनुसार यदि कोई उष्मागतिक निकाय अन्य दो उष्मागतिक निकायों से तापीय साम्य में हो तो वे आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। ये नियम को मैंने पूरा लिख दिया, तापीय साम्य में होंगे। ये आपका उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम है। ये इस नियम अनुसार यदि कोई उष्मागतिक निकाय, ये रहा ए, अन्य दो उष्मागतिक निकाय बी और सी से तापीय साम्य में, ताप में बराबर है, तो वे आपस में भी, बी और सी जो है आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। तो ये कहलाता है उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। ये जो नियम है ये सिंपल एक ताप की बात बता रहा है कि राम श्याम का ताप बराबर है, राम और लक्ष्मण का ताप बराबर है, तो श्याम और लक्ष्मण का ताप भी क्या होगा, बराबर होगा। यही तो नियम कह रहा है। ए का ताप बी के बराबर, ए का ताप सी के बराबर, इसका मतलब बी और सी का ताप भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो नियम है ये आपको कहता है कि उष्मागतिकी का जो शून्यांकी नियम है ये सिंपल एक ताप की बात बताता है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, यह नियम, अगला महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन आता भी है बच्चे, ला लो, यह नियम ताप की अवधारणा को बताता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ये क्वेश्चन आता है। उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम किसको समझाता है, यह नियम ताप की अवधारणा को समझाता है, ताप की अवधारणा को समझाता है। तो याद रखिएगा कि यह नियम ताप की अवधारणा को समझाता है। अब बात आती है कि गुरुजी इतनी सारी संख्याएं हैं, अपन 1 2 3 4 पूरी गिनती बोलते हैं, तो जीरो नियम बोलने की क्या जरूरत है, क्या संख्या कम पड़ गई क्या? उष्मागतिकी का जैसे बोलते हैं पहला नियम, उष्मागतिकी का दूसरा नियम, तो इसको जीरो नियम क्यों बोला? तो जीरो नियम क्यों बोला, उसके पीछे भी एक बात है। क्या बात है कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम और उष्मागतिकी का जब द्वितीय नियम, ये दोनों आ चुके थे, उसके बाद में ये आया शून्यांकी नियम। मतलब शून्यांकी नियम कब आया, जब पहला नियम दे दिया था, दूसरा नियम दे दिया था, तब आया ये नियम। और इस नियम ने जो बात बताई थी वो ताप के बारे में बताई थी, और ये ताप की जो अवधारणा है वो पहले और दूसरे नियम के लिए भी आवश्यक थी, लेकिन ये नियम आया उसके बाद में। तो इसलिए क्या करा कि ये नियम आना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इसने समझाया था ताप को, और ताप एक ऐसी बात थी जिसकी इसमें भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बेसिक बात इसने समझाई, और बेसिक बात समझाने के कारण इसको सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन उससे पहले नंबर पढ़ चुके थे प्रथम नियम द्वितीय नियम से, वो नियम लोकप्रिय हो चुके थे। तो इसलिए अब इसको कौन सा नियम दे, इसको तीसरा तो दे नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कोई विशेष बात थी नहीं। इसकी बात तो ऐसी थी जो पहले और दूसरे से भी पहले आनी चाहिए थी।
इसीलिए क्या करा कि ये इस नियम को, पहले नियम को पहला ही छोड़ा, दूसरे नियम का नाम दूसरा ही रखा गया और कह दिया कि ये जो नियम भले ही पहले और दूसरे के बाद में आया था ही, लेकिन बात इसकी बहुत ही बेसिक थी, इसलिए इसका नाम रख दिया शून्यांकी नियम कि भाई इसको जीरो नियम दे दो। क्योंकि एक से पहले और क्या संख्या होती है? जीरो। एक से पहले जीरो मानते हैं। एक से पहला नियम फेमस हो गया, दूसरे से दूसरा नियम फेमस हो गया, और अब ये जो आया उसको अपन तीसरा नियम कह नहीं सकते, क्योंकि इतनी विशेष बात नहीं थी कि पहले नियम और दूसरे नियम के बाद में तीसरे नियम से कोई अच्छी बात है जिसको कि आगे उसके द्वारा जाना जाए। तो इसलिए क्या करा कि इस नियम के अंदर चूंकि सिंपल ताप की अवधारणा वाली बात आई, यही कारण है कि इसको पहले और दूसरे नियम से पहले आना चाहिए था, लेकिन बाद में आया तो उसको वहीं पर पहला, उसके पहले लाने के लिए इनका नाम रख दिया शून्यांकी नियम। ये जीरो नियम है, उसके अंदर पहला नियम और फिर दूसरा नियम। तो प्रथम नियम ही रहा, द्वितीय नियम रहा, उनके नंबर चेंज नहीं हुए और इस नियम को रख दिया शून्यांकी नियम। तो ये भी आपको एक मैंने बात बताई थी, यही कारण है कि इसको जीरो नियम नाम दे दिया, क्योंकि एक और दो से पहले यदि अपन बात करें तो कौन सी संख्या ली? जीरो संख्या। यही कारण है कि इसको शून्यांकी नियम कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बौद्धिक क्षमताओं का लगातार आपका ये जो विकास हो रहा है, चीजों को आप समझ रहे हो, यही आपको अन्य से बेहतर बनाएगा। इसलिए आपको हर चीज पता होना चाहिए कि कैसे है, क्या है, किसने नियम दिया, नियम में क्या होता है, जीरो नियम ही क्यों है, वो आपसे पूछ भी ले, क्योंकि आप भी पढ़ाओगे। अन्यथा जहन के अंदर आपके भी क्वेश्चन दौड़ता रहेगा कि यार इसको शून्यांकी नियम में क्यों बोला, इसको ऐसा नंबर 1 2 3 4 नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तो खूब सुनते हैं अपन, लेकिन जीरो नियम बड़ा विचित्र है। जीरो नियम, तो जीरो नियम का कांड ये था जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये एक टॉपिक था जिसका नाम था उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। अब देखो आप, फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं है कि शून्यांकी नियम की तरह ही सब जगह यही बात लागू होती है, शून्यांकी नियम की बातें। जैसे अभी आपने शून्यांकी नियम में बोला TA बराबर TB, TA बराबर TC, तो अपन ने एक साथ क्या लिखा था? TB बराबर TC, ये लिखा था कि भाई A का ताप B के बराबर, A का ताप C के बराबर, तो B का ताप C के बराबर। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि ये बराबर, ये बराबर, तो आपस में बराबर सब जगह लागू। कैसे? जैसे अपन कहते हैं P समानुपाती T, गैस नियमों में कहलाता है गैलुसाक का नियम, दाब ताप के समानुपाती। P फॉर प्रेशर, T फॉर टेम्परेचर। अपन कहते हैं V समानुपाती T, चार्ज का नियम, ये गैलुसाक का, ये चार्ज का नियम है कि आयतन ताप के समानुपाती। तो आप कहोगे गुरुजी इधर भी T आ रहा है, इधर भी T आ रहा है, तो T बराबर है, इसका मतलब P समानुपाती V होना चाहिए। क्या P समानुपाती V होता है? क्या दाब आयतन के समानुपाती होता है? क्या नहीं होता। बॉयल के नियम में तो दाब आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती है। कहने का मतलब ये शून्यांकी नियम में तो ये बात लागू हो गई कि फला फला के बराबर, फला फला के बराबर, थे आपस में भी बराबर। लेकिन फिजिक्स में हर जगह ये बात लागू नहीं होती है कि दाब ताप के समानुपाती, आयतन ताप के समानुपाती, तो यहां पर ताप ताप बराबर है, तो ये दोनों समानुपाती होना चाहिए, जबकि दाब आयतन के समानुपाती नहीं होता, दाब तो आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसलिए अपन को शून्यांकी नियम पर ही बस ध्यान रखना है, उसी चीज को अन्य जगह पर अप्लाई नहीं करना है। अब आगे एक महत्वपूर्ण नियम आता है और उसका नाम है मिश्रण का नियम। तो जरा देखिएगा क्या होता है मिश्रण का नियम। ये आपके परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा हुआ सवाल, इस पर न्यूमेरिकल्स जनरली आते हैं। आप इस पहले मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, फिर उस पर संबंधित आंक के क्वेश्चंस बताऊंगा। एक बार आपको मिश्रण का नियम पढ़ना पड़ेगा, फिर मिश्रण का नियम भी पढ़ने की आवश्यकता कतई नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, आप जो है नोट्स जो है या कुछ क्वेश्चंस जो है, चूंकि सभी वीडियो के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मुझको लगता है कि बच्चों से मुझे पूछने चाहिए, इन क्वेश्चंस के बच्चों को आंसर भी आने चाहिए। नोट्स जो है उसकी कुछ ऐसी बिंदु जो होते हैं जो PDF फॉर्म के अंदर भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके लिए आप टेलीग्राम पर लिंक होइएगा। तो टेलीग्राम पर भी मैं साइंस फर्स्ट के नाम से हूं, तो साइंस फर्स्ट के नाम से आप उसको सर्च करिएगा, तो वहां पर टेलीग्राम पर भी आपको ये सभी चीजें मिल जाएगी। अब देखो आप मिश्रण का नियम क्या है, तो यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं मिश्रण का नियम। तो ये डाल दिया मैंने मिश्रण का नियम। और मिश्रण का नियम क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। मिश्रण का नियम क्या है? लॉ ऑफ मिक्सचर। ये इतना सा नियम है, एक देता है और दूसरा लेता है। कोई जो ताती है, गर्म है, वो देती है उष्मा, और जो सीढ़ी है ठंडी है वो लेती है। गर्म वस्तु उष्मा देगी और ठंडी वस्तु उष्मा लेगी। आपने दोनों को मिला दिया तो मिलने पर फिर दोनों का एक जैसा तापमान हो जाता है। बस इसी को बोलते हैं मिश्रण का नियम।
तो मिश्रण के नियम में कुछ पहले मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, फिर इसके मैं सूत्र बता रहा हूं जिन पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मिश्रण का नियम नंबर 1 कैलोरी मिति सिद्धांत पर आधारित है। कैलोरी मिति सिद्धांत पर आधारित है। कैलोरी मिति सिद्धांत पर आधारित है। पहली बात, ये किस पर आधारित है? कैलोरी मिति सिद्धांत पर आधारित है। आज मार्कर की इंक आ गई थी, 1 2 3 से थोड़ा सा डिम था, तो ये भी मैंने मंगाया था। मैंने कि बच्चों को थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आ रही है, इसलिए बिल्कुल स्पष्ट क्लियर मैं बोलता भी हूं और देखे भी। और उसके बाद में नोट्स या कुछ क्वेश्चंस और आपको एक्स्ट्रा आपको मजबूत बनाने के लिए, ताकि आप पूरी तरह से एकदम टॉपिक के अंदर आपको ऐसी कोई चीज नहीं रहे जो आपको नहीं आए, उसके लिए भी आपको टेलीग्राम जो है उसकी सुविधा से भी मैं आपको लिंक कर रहा हूं, ताकि हम इतने बेहतर बन जाएं कि उसके बाद में हमको कहीं पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो मिश्रण के नियम में कैलोरी मिति सिद्धांत पर आधारित है। पहली बात, ये कैलोरी मिति का सिंपल मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, अपने आप में क्वेश्चन है। कैलोरी मिति का मतलब होता है उष्मा के मापन से। कैलोरी मिति का मतलब कोई पूछे, क्वेश्चन भी आया हुआ है, कैलोरी मिति का तात्पर्य है, तो आप बोलोगे उष्मा के मापन से। उष्मा के मापन से संबंध रखने वाली जो बात करते हैं उसका नाम है कैलोरी मिति। एक बोलते हैं अपन क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक कभी नाम सुना होगा आपने, क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? निम्न ताप। क्रायो का मतलब निम्न ताप होता है, ऐसे याद रखो। तो निम्न ताप जैसे 0 केल्विन के आसपास के ताप को उत्पन्न करना और उनको मापने का जो अध्ययन करने का तरीका है वो कहलाता है क्रायोजेनिक। तो क्रायोजेनिक में निम्न ताप का अध्ययन किया जाता है। 0 केल्विन के लगभग 0 केल्विन के लगभग ताप उत्पन्न करना एवं मापना, यह कहलाता है क्रायोजेनिक। ये बोला था कैलोरी मिति, तो लगभग ताप उत्पन्न करना एवं मापना। तो ये 2 बातें आपको अच्छे से याद हो गई, कैलोरी मिति, क्रायोजेनिक। एक और बता दूं मैं लगते आती, पायरोमीटर। पायरोमीटर, ये पायरो शब्द का मतलब होता है उच्च ताप। याद रखो, क्रायो का मतलब होता है निम्न ताप, और पायरो का मतलब होता है उच्च ताप के मापन से। तो जहां भी हाई टेम्परेचर है, उच्च ताप से संबंधित बातें करते हैं, तो उच्च ताप के मापन की बात करते हैं। आपको हाई टेम्परेचर मापना है तो पायरोमीटर काम में लो, और आपको लो टेम्परेचर मापना है तो क्रायोजेनिक में क्रायोमीटर काम में लेते हैं। तो जैसे आपको सूरज का तापमान ज्ञात करना है, अब क्या सूरज के मुंह में थर्मामीटर लगाओगे? अरे अपने जैसे बुखार हो जाता है तो अपने तो थर्मामीटर लगा के माप लेते हैं, इतना बुखार आ रहा है 102 डिग्री फारेनहाइट, तो क्या सूरज के मुंह में थर्मामीटर लगाओगे? है सूरज का जो तापमान है, बाहरी सतह का तापमान है 5788 केल्विन, बाहर की सतह का बोल रहा हूं, अंदर का तो और भी ज्यादा होता है। तो 5788 केल्विन, लगभग 5800 केल्विन, जिसको मोटे तौर पर कई बार 6000 केल्विन भी बोल देते हैं, इतना तापमान है। वह थर्मामीटर लगाओगे ना, थर्मामीटर का पता नहीं चलेगा कहां से बना था ये, तो आप कहोगे उसका तापमान। तो उसके तापमान को ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार का मीटर होता है जिसका नाम है पायरोमीटर। तो सूर्य के ताप को अपन थर्मामीटर से नहीं मापते हैं। सूर्य अपन गर्म वस्तुओं के तापमानों को मापने के लिए थर्मामीटर लेते हैं। थर्मामीटर भी कई प्रकार के होते हैं, गैस तापमापी भी होता है, द्रव तापमापी भी होते हैं, तरह तरह के तापमापी, प्रतिरोध तापमापी भी होते हैं। तो बहुत सारे थर्मामीटर होते हैं, कभी लेंगे थर्मामीटर भी, अपने आप में एक टॉपिक है। बट आपको मैं बताऊं कि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, थर्मामीटर वहां पर काम में नहीं आते हैं, और उसके लिए उच्च ताप जब है उसके मापन के लिए क्या काम में लेते हैं? पायरोमीटर। तो क्वेश्चन आता है सूर्य के ताप का मापन, सूर्य का ताप, तारों का ताप किससे मापा जाता है? तो याद रखना पायरोमीटर। तो 3 बातें यहां पर बीच में आ गई थी। ये कैलोरी मिति का मतलब उष्मा के मापन से है, क्रायोजेनिक निम्न ताप से संबंधित है, 0 केल्विन के आसपास का ताप उत्पन्न करना और मापना क्रायोजेनिक कहलाता है, और पायरोमीटर का मतलब उच्च ताप से संबंधित है। सूरज तारों का ताप जो होता है उसको अपन पायरोमीटर से ज्ञात करते हैं। सूरज भी एक तारा है, तो सूरज तारों का ताप पायरोमीटर से ज्ञात करते हैं। अच्छा, मिश्रण का जो नियम है वो क्या है? कैलोरी मिति सिद्धांत पर आधारित है। और कैलोरी मिति सिद्धांत ये कहता है कि दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, हीट गिवन बराबर हीट टेकन। तो मिश्रण का जो नियम है ये है दी गई उष्मा, दी गई उष्मा, जो वस्तु उष्मा देगी, अब उष्मा कौन देगी? गर्म ताती वस्तु उष्मा देगी, तो दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, हीट गिवन बराबर हीट टेकन। लेगी कौन? जो सीढ़ी होगी, ठंडी होगी। तो इंग्लिश में इस नियम को क्या बोलते हैं बच्चे? हीट गिवन अर्थात दी गई उष्मा बराबर हीट टेकन अर्थात ली गई उष्मा। ये इसका अंग्रेजी का प्रारूप है। हिंदी में बोलते हैं दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा।
अच्छा, मिश्रण के नियम में जब दोनों वस्तुओं को आपस में अपन मिला देते हैं, दो वस्तुओं को आपस में, तो उनका जो तापमान है वो याद रखना, जब दोनों मिश्रण जब मिश्रण का मतलब मिल गई, दोनों दो चीजें आपस में मिल गई, तो मिलने पर जो तापमान आएगा, कॉमन तापमान, उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ ताप या अंतिम ताप। तो मिश्रण में, अगली बात मैं लिख रहा हूं, मिश्रण में मिलने के बाद, मिश्रण में उष्मा के आदान प्रदान के पश्चात, मिश्रण में उष्मा के आदान प्रदान का मतलब लेन देन, उष्मा के आदान प्रदान के पश्चात एक जैसा ताप, आदान प्रदान के पश्चात एक जैसा ताप हो जाता है। फिर एक जैसा ताप हो गया, जैसे गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दिया, गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दिया, तो अब एक जैसा ताप हो गया दोनों का मिलके। तो यही कह रहा हूं, मिश्रण में उष्मा के आदान प्रदान, गर्म पानी उष्मा देगा, ठंडा पानी उष्मा लेगा, और आदान प्रदान के पश्चात एक जैसा ताप हो जाता है, एक जैसा ताप हो जाता है। बहुत तगड़ा चूंचाया रहे, तो ये मारकर चूंचाया, जोर का चूंचाया, स्याही भर दी ज्यादा। तो मिश्रण में उष्मा के आदान प्रदान के पश्चात एक जैसा ताप हो जाता है, इसे अंतिम ताप या उभयनिष्ठ ताप कहते हैं। इसे बोलते हैं अंतिम ताप या उभयनिष्ठ ताप कहते हैं। कॉमन टेम्परेचर जो तेरा है वही मेरा है। गर्म पानी ठंडा पानी हम दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब हम दोनों मिल गए तो हमारा तो एक जैसा हो गया। एक जैसा क्या हो गया? ताप हो गया, और उसको बोलते हैं अंतिम ताप या उभयनिष्ठ ताप। और याद रखना बच्चों, ये जो अंतिम ताप या उभयनिष्ठ ताप है, ये कभी भी गर्म वस्तु के ताप से ज्यादा नहीं हो सकता और ठंडे वस्तु के ताप से कम नहीं हो सकता। गर्म वस्तु के ताप से ज्यादा नहीं हो सकता, क्यों? गर्म वस्तु उष्मा देगी तो उसका ताप घटेगा ही घटेगा। और कभी भी ठंडी वस्तु का जो ताप है उससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ उष्मा ली है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगली बात तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, अगली बात यहां पर मैं लिख रहा हूं और मार कर ले रहा हूं नीला। जरा नीले से लिखे, थोड़ा सा टाइट करें, नहीं तो बिल्कुल ही मरियल हालत में है, लेकिन कार्रवाई तो करेगा, ऐसी बात नहीं है। भले ही तो है मरियल, लेकिन कार्रवाई तो करेगा। तो देखो यहां पर अगली बात, मिश्रण के नियम में, तो ये जो अंतिम ताप है उभयनिष्ठ ताप है, तो अंतिम ताप का मान, मैं अगली बात लिख रहा हूं, अंतिम ताप का मान कभी भी अंतिम ताप का मान कभी भी गर्म वस्तु से ज्यादा नहीं हो सकता। गर्म वस्तु, जो आपने गर्म वस्तु ली है ना, एक तो गर्म लिए, ठंडी लिए, उनको तो मिलाइए। गर्म वस्तु से ज्यादा नहीं हो सकता और ठंडी वस्तु से नहीं हो सकता, एवं ठंडी सीढ़ी एवं ठंडी वस्तु से कम नहीं हो सकता। मतलब इनके बीच में ही उत्तर आपका आएगा। तो अंतिम ताप का मान कभी भी गर्म वस्तु से ज्यादा नहीं हो सकता और ठंडी वस्तु से कम नहीं हो सकता। ठंडी से कम नहीं हो सकता, गर्म से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, मिश्रण के नियम में हमेशा याद रखना, जितना एक वस्तु का ताप बदले उतना ही दूसरी के ताप में चेंज जो आवश्यक नहीं है। अर्थात एक के, याद रखना, आदान प्रदान हमेशा उष्मा का हो रहा है। और यहां पर यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट भी करना चाहूंगा इसको मैं। तो मिश्रण के नियम में एक वस्तु के ताप में जितनी कमी होगी, एक वस्तु के ताप में जितनी कमी होती है, जितनी कमी होगी, वह दूसरी वस्तु के ताप में वृद्धि के बराबर नहीं होगी। आवश्यक नहीं कि उसकी वृद्धि के बराबर, वह दूसरी वस्तु, अगली बात बता रहा हूं, दूसरी वस्तु के ताप में वृद्धि के बराबर नहीं होगी। हाँ, उष्मा बराबर होगी, एक के द्वारा दी गई उष्मा बराबर दूसरे के द्वारा ली गई उष्मा। एक वस्तु के ताप में जितनी कमी होगी, दूसरी वस्तु के ताप में उतनी वृद्धि हो, यह आवश्यक नहीं है, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया। तो एक वस्तु के ताप में जितनी कमी होगी, नॉट इक्वल टू, वो बराबर नहीं होगी, किसके बराबर नहीं होगी? दूसरी वस्तु के ताप में वृद्धि के बराबर। हाँ, एक वस्तु द्वारा दी गई उष्मा बराबर होगी, यह बात क्लियर है। लेकिन एक वस्तु द्वारा दी गई उष्मा बराबर होगी
दूसरी वस्तु द्वारा ली गई उष्मा की, दूसरी वस्तु के द्वारा ली गई उष्मा की। उष्मा आपस में बराबर हो गई, लेकिन एक वस्तु के ताप में जितनी कमी हो दूसरी वस्तु के ताप में उतनी वृद्धि हो, यह आवश्यक नहीं। तो ये अपन ने पढ़ा मिश्रण का नियम। अब यहां पर बात आती है ये कि गुरुजी आखिरकार इस नियम पर सवाल कैसे आते हैं और क्या इसके सूत्र हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी मैं पहले सफाई कर रहा हूं, और ये जो सफाई करने के बाद में थोड़ा सा कड़ला मिट रहा है, नया मार्कर है जो कड़ला मिटेगा तो सही है, ऐसी बात नहीं है, ये मिटेगा थोड़ा कड़ला। तो आगे देखो आप इसमें कैसे क्वेश्चन। तो यहां पर क्वेश्चन के लिए मैं आपको कुछ सूत्र बता रहा हूं, देखो आप। जैसे यहां पर ये है गर्म वस्तु और ये है ठंडी वस्तु। गर्म वस्तु का द्रव्यमान m1 है, विशिष्ट उष्मा S1 है, ताप है T1। ठंडी वस्तु के लिए 2 मान रहे हैं, M2S2 T2। जैसे इनको मिलाएंगे गर्म वस्तु उष्मा देगी और गर्म वस्तु उष्मा देगी, क्योंकि गर्म वस्तु का ताप ज्यादा है, यहां पर T1 ताप ज्यादा है, बताओ किससे, T2 से। तो उष्मा का आदान प्रदान उच्च ताप से कहां होगा, निम्न ताप के। और ये बताओ कब तक होता रहेगा, कब तक गर्म वस्तु ठंडी वस्तु उष्मा देगी, जब तक कि दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाए। तो माना उभयनिष्ठ ताप, दोनों का एक जैसा ताप, उभयनिष्ठ ताप अंतिम ताप दोनों वस्तुओं का, उभयनिष्ठ ताप अंतिम ताप दोनों वस्तुओं का माना कितना हो गया, T। अब मिश्रण का नियम आपको मैंने बताया था, दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, हीट गिवन बराबर हीट टेकन। तो यहां पर बताओ उष्मा का जो सूत्र है अपन जानते हैं, उष्मा के दो सूत्र हैं। एक तो होता है Q बराबर मांगीलाल, पढ़ाया था उष्मा वाले में। एक तो Q बराबर मांगीलाल, एक उष्मा का सूत्र होता है Q बराबर मस्त। मैं आपको ये भी वहां पर बता चुका था, ध्यान दें। जहां केवल अवस्था बदलती है, ताप नहीं बदलता, वहां पर ये सूत्र काम में लेते हैं, गुप्त उष्मा वाला समीकरण। और जहां पर ताप बदलता है लेकिन अवस्था नहीं बदलती, वहां पर काम में लेते हैं अपन मस्त अर्थात विशिष्ट उष्मा वाली समीकरण काम में लेते हैं। यहां मैं कंडीशन नंबर पहली लिख रहा हूं सूत्र के लिए, तो प्रथम स्थिति लिख रहा हूं, स्थिति फर्स्ट। पहली स्थिति अपन ने लिया है केस फर्स्ट, उसके अंदर क्या बातें हैं। तो यहां पर देखिएगा, माना दोनों की अवस्था समान है, ये भी द्रव है और ये भी क्या है, द्रव है। माना दोनों की अवस्था क्या है, समान है। तो अवस्था समान है, जबकि अपन को पता है Q बराबर मांगीलाल में क्या होता है, अवस्था बदलती है, गुप्त उष्मा में तो अवस्था समान है। तो बताओ दी गई उष्मा, सूत्र बना रहा हूं एक बार, फिर मैं आपको डायरेक्ट याद करा दूंगा। दी गई उष्मा बराबर सूत्र क्या है, बोलो, ली गई उष्मा। तो बताओ माना दी गई उष्मा Q1, ली गई उष्मा क्या है, Q2। अब बताओ उष्मा का सूत्र क्या होता है, ms डेल टी। तो लगाओ उसके लिए m1s1, डेल टी का मतलब ताप में अंतर। पहले बताओ इसका ताप कितना था, T1, बाद में कितना हो गया, T। तो ये हो गया T1 माइनस T बराबर। इसके लिए नियम लगाओ तो बोलो क्या हो जाएगा, M2S2। और ये बताओ क्या हुआ, इसका ताप बाद में ज्यादा बढ़ा, क्यों, ठंडी है तो उष्मा ली तो ताप बढ़ा, तो इसमें होगा T माइनस T2। तो क्या होगा, बोलो T माइनस T2। ये आपके इसका सूत्र आ गया। तो सूत्र क्या आया, दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा। उष्मा का सूत्र लगा दिया, क्योंकि अवस्था समान है, केवल ताप में परिवर्तन हो रहा है। अवस्था समान है, ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो अपन विशिष्ट उष्मा वाली समीकरण काम में लेते हैं। और जहां पर अवस्था बदलती है, ताप में परिवर्तन नहीं होता, वहां पर गुप्त उष्मा वाली समीकरण Q बराबर ml काम में लेते हैं। तो समीकरण याद रखें, गुप्त उष्मा की समीकरण है Q बराबर ml, जिसमें गुप्त उष्मा आती है, और एक Q बराबर मस्त जो है ये विशिष्ट उष्मा की समीकरण होती है। तो यहां पर अपन ने इसको अप्लाई कर दिया, m1s1 T1 माइनस T, ये सूत्र लगाया ms डेल T, m1s1 ताप हो गया T1 माइनस T, और इसके लिए लगाएंगे तो m2s2, इसका ताप भी बाद में T हो गया, तो बाद में ज्यादा बढ़ा है, इसलिए T माइनस T2, तो T माइनस T2। अब आप कहोगे गुरुजी ये वाली स्थिति कब है, जब दोनों एक ही अवस्था में अर्थात द्रव में ही है। सही है, आपने गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दिया, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर द्रव में द्रव ही मिला रहे हैं, अर्थात पानी में पानी मिला रहे हैं, अवस्था सेम है। अब ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब आप कहोगे गुरुजी परीक्षा में इतना लौटा, क्या फॉर्मूला करेंगे, तो मैं आपको इसको बता रहा हूं कि आप इसको सीधा सा याद कैसे कर लेंगे। तो इसमें जो अंतिम ताप है, इस अंतिम ताप का सूत्र कैलकुलेट करके, आप अलग से कैलकुलेट करके इसको जब सॉल्व करोगे, तो मैं डायरेक्ट याद करा रहा हूं, अंतिम ताप T बराबर, अंतिम ताप को किससे लिखते हैं अपन, T से। और परीक्षा में अंतिम ताप T बराबर जनरली ये पूछता है, तो इसका सूत्र है मस्त 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 मस्त
बटा मस मस, याद रहे मस्त मस्त मस मस, ये सूत्र बन गया। अंतिम ताप का सूत्र क्या है, याद रखें, मस्त मस्त मस मस। बस यहां पर 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2। आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको अंतिम ताप सिंपल याद रखो। अंतिम ताप का सूत्र याद करा दिया, T बराबर मस्त मस्त मस मस मस्त मस्त मस मस मस्त मस्त मस मस 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2। ये 2 वाले किसके हैं, ठंडी वस्तु के लिए, और 1 वाली चीज किसके लिए, गर्म वस्तु के लिए। गर्म वस्तु का द्रव्यमान, गर्म वस्तु की विशिष्ट उष्मा, गर्म वस्तु का ताप। ठंडी वस्तु का द्रव्यमान, ठंडी वस्तु की विशिष्ट उष्मा, ठंडी वस्तु का ताप। ये आपके पास अंतिम ताप का सूत्र आ गया, T बराबर ये। अब यहां पर सेकंड स्थिति क्या होती है उसको भी हम लेना चाह रहे हैं। तो आगे देखो आप, स्थिति नंबर सेकंड। तो यहां पर मैं स्थिति सेकंड कर रहा हूं, और ये जो सेकंड स्थिति है, उस सेकंड स्थिति में क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। स्थिति सेकंड ये, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, अवस्था अलग अलग है और आपस में मिला दिया, तब क्या होगा। अभी तो अपन ने क्या करा, जैसे पानी में पानी मिलाया तो अवस्था समान थी, द्रव में द्रव। लेकिन आपसे कोई कह दे कि गर्म पानी में बर्फ मिला दे, अब गर्म पानी क्या है, द्रव, बर्फ क्या है, ठोस। तो ठोस और द्रव का मामला हो गया, अवस्था अलग अलग हो गई, उनको मिला दिया। अब मिला दिया तो बर्फ पिघलेगी करेगी, फिर वो भी पानी बन जाएगी, तो वो मिला के वो अंतिम ताप क्या होगा, तो उसके लिए क्या बात है। तो यहां पर अगली बात मैं ये कर रहा हूं, जब अवस्था अलग है, जब अवस्था अलग है, और पहले वाली स्थिति में क्या थी, अवस्थाएं क्या थी, समान, और यहां अवस्था अलग अलग। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये वापस एक बार मैं लूं गर्म और ये ठंडी, ये आपकी बात ठंडी, और ये क्या चीज मैंने ले ली, गर्म, यहां लिख देता हूं गर्म। बोलो, द्रव्यमान M1 विशिष्ट उष्मा S1 ताप T1, द्रव्यमान M2 विशिष्ट उष्मा S2 ताप T2। माना अंतिम ताप कितना हो गया, T का मतलब अंतिम ताप, वही पहले की तरह यहां से यहां उष्मा इसको गई, क्लियर। अच्छा, गर्म वाली तो वही उष्मा देगी, तो समीकरण तो वही आएगी, M1 S1 T1 माइनस T, दी गई उष्मा। गर्म पानी तो उतनी उष्मा देगा, लेकिन ये चीज क्या होगी, पहले पिघलेगी। बर्फ क्या होगी पहले, अरे बर्फ क्या होगी, क्या अपना डायरेक्ट तापमान बढ़ा लेगी क्या बर्फ, बर्फ खुद अपना तापमान ज्यादा डायरेक्ट बढ़ा लेगी, पहले बर्फ पिघलेगी। और पिघलने में बताओ कौन सी उष्मा होती है, गुप्त उष्मा। तो यहां पर आएगा मांगी लाल, मांगी लाल मतलब M2 है, तो बर्फ का द्रव्यमान M2। उसके बाद में बर्फ क्या बन गई, पानी बन गई, पिघलनी थी, उसमें आई गुप्त उष्मा, फिर और आगे जब पानी बन गया तो आगे तो वही सूत्र आएगा जो होता, बोलो क्या हो जाएगा, M2S2 T माइनस T2। ये आपके यहां पर सूत्र बन गया। बताओ, इससे पहले वाला जो सूत्र था उसमें क्या करा था अपन ने, M1 S1 T1 माइनस T बराबर, ये नहीं लिया था, सिंपल M2 S2 T माइनस T2। यहां एक्स्ट्रा ये पद एक्स्ट्रा आपके आया है, ये वाला पद एक्स्ट्रा है। अब इसको भी मैं और अच्छा कर देता हूं सवाल के लिए, फॉर न्यूमेरिकल्स। तो यहां पर बताओ H2 क्या है, H2 क्या है, बर्फ बनने पर पानी की विशिष्ट उष्मा, जिसका मान भी कितना होगा, 1 ही होगा। ये भी पानी है, और ये जब बर्फ पिघल के पानी बन गई तो ये भी क्या है, पानी है, तो ये भी पानी की विशिष्ट उष्मा लेंगे। और अपन ने गर्म पानी मिलाया तो ये भी क्या है, पानी की विशिष्ट उष्मा। समझने के लिए अपन ने S1 S2 लिया, लेकिन दोनों पानी, भाई बर्फ है, बर्फ के बाद पानी है, तो आप कोई कहेगा H2 क्या लेंगे, तो H2 वही पानी की उष्मा लेंगे। अब मैं आपको इसको न्यूमेरिकल्स के लिए कैसे करते हैं, तो यहां लिख देता हूं, फॉर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए यदि आप ध्यान दें कि यदि आपको यूं कह देता है कि बर्फ में गर्म पानी में बर्फ मिलाते हैं, अब आप बताओ इसको और थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। अच्छा क्या कर सकते हैं, एक तो H2 जो है, H2 जो है, ये H2 S1 बराबर है, क्यों, दोनों पानी। दूसरी चीज अपन क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज T2 बराबर 0 ले लेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि बर्फ का तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीज करेंगे तो बताओ समीकरण और छोटी हो जाएगी, M1 S1 T1 माइनस T बराबर, ये कितना हो जाएगा, बोलो, M2N प्लस M2S1, और ये कितना हो जाएगा, बोलो, T माइनस 0। ये समीकरण आपकी कब होगी, बोलो, जब अपन ने क्या करा, S1 S2, क्योंकि पानी था और बर्फ भी पानी में बन गई, तो S1 बराबर S2 T2 बराबर 0 करा, तो ये। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसी स्थिति में T बराबर सूत्र अंतिम ताप का क्या आता है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो जरा देखिए। राइट ऑफ कर रहा हूं, उसको मैं मिटा रहा हूं। तो ये फॉर्मूला कब बना, रियल फॉर्मूला तो ये है,
उसको थोड़ा ऐसा कर दिया और इसको भी अपन ने थोड़ा सॉल्व किया, तो जरा देखिएगा कि सूत्र जो है वो क्या रूप लेता है। तो यहां पर अंतिम ताप T बराबर, तो अंतिम ताप T बराबर मटमल सी मम्मा, याद रहो सूत्र को, यहां माइनस है प्लस, वापस सूत्र याद कराओ। मटमल सी, कईयों की आंख होती है ना मटमल सी, कि तेरे तो आंख ही मटमल सी है, तो मटमल सी मम्मा, ए मम्मा इसकी आंख तो मटमल सी है भाई, ऐसे देखती है तो मटमल की जैसे, तो मटमल सी मम्मा। बस यहां पर माइनस लगाना और यहां पर प्लस लगाना। आपको इन सूत्रों की अब कोई जरूरत नहीं है, सीधा अंतिम ताप का सूत्र है। बस यहां पर 1 करना, यहां पर 1 करना, यहां पर 2 करना, S1 S2 बराबर ले ली तो S1 ही कर दें और यहां पर 1 2, कुछ नहीं करना। यहां पर 1 1 करना है तो M1 T1, यहां पर 2 2 करना है M2, L तो L ही है, एक ही है समीकरण में L, और यहां पर अपन को पता है S1 S2 बराबर है तो S1 और 1 M1 M2, मतलब इधर 1 1 करना है, इधर 2 2 करना है। बस आपको पता है S1 बराबर S2, तो चाहे S2 करोगे तो भी वो S1 के बराबर है। S1 S2 क्या है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा। तो आपके पास 2 सूत्र आ गए मिश्रण के नियम में। पहला वाला बताओ क्या था? जब पानी में पानी को मिलाते हैं, बताइए जब पानी में पानी को मिलाते हैं तो सूत्र कैसे बनाया था मैंने? मस्त मस्त मस मस। अंतिम ताप का सूत्र क्या था? बोलो T बराबर मस्त 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 मस मस, मस्त मस्त मस मस, ये सूत्र था। मस्त मस्त 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2, 1 1 वाली चीज गर्म पानी के लिए, 2 2 वाली चीज ठंडे पानी के लिए, सही है? मस्त मस्त मस मस। और यहां पर क्या लिखोगे अंतिम ताप का सूत्र? मटमल। वापिस याद कराऊं कैसे? T बराबर मटमल, मट मल सी ऐसे सी बटे मम्मा, ये मम्मा। बस यहां पर 1 1, यहां पर 2, L तो L अकेला ही, 2 लगने की जरूरत नहीं, S1 S2 बराबर होती है तो पानी बन गया, और ये 1 और ये 2, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो सूत्र आपको याद रह जाएगा मस्त मस्त मस मस, और यहाँ पर रह जाएगा मटमल सी मम्मा, और ये माइनस और प्लस, इस दोनों में प्लस प्लस आता है, लेकिन यहाँ आता है माइनस और प्लस। तो ये आपको सूत्र आपके तैयार हो गए। ये सूत्र कब काम लोगे अंतिम ताप का? जब बर्फ में पानी मिला रहे हैं। ये सूत्र अंतिम ताप का कब काम में लोगे? जब गर्म पानी में ठंडा पानी मिला रहे हैं, मतलब पानी में पानी ये वाला, और बर्फ और पानी ये वाला, बर्फ और पानी का ये सूत्र है, और पानी में पानी का ये सूत्र है। तो ये आपके यहां पर मिश्रण के नियम के सूत्र तैयार हो गए। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस अपन लें जिससे कि आप इनको और पता कर लोगे कि कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो जरा सवाल पर ध्यान दीजिएगा। सवाल यहां पर यह है 80 डिग्री सेंटीग्रेड के 100 ग्राम पानी को, 80 डिग्री सेंटीग्रेड के 100 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 100 ग्राम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 100 ग्राम बर्फ में मिला दिया जाता है। 100 ग्राम बर्फ में मिला दिया जाता है। मिला दिया, दिया और बाती, मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा? तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा? अब आप ये बताइए बच्चे लालो, यहां पर अंतिम ताप क्या होगा? ये क्वेश्चन है, अंतिम ताप क्या होगा? 80 डिग्री सेंटीग्रेड के 100 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 100 ग्राम बर्फ में मिला दिया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा? अब मैंने आपको बताया था अंतिम ताप के 2 सूत्र हैं। 2 सूत्र कौन से हैं? यदि मैंने आपको कहा था कि अवस्था सेम है, अर्थात द्रव में द्रव मिला रहे हैं, अर्थात गर्म पानी में ठंडा पानी मिला रहे हैं, गर्म पानी में कौन सा पानी? ठंडा पानी। तो बताओ अंतिम ताप का सूत्र क्या बताया था मैंने? मस्त मस्त मस मस, मस्त मस्त और मस 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 मस, ये सूत्र बताया था ना डायरेक्ट। और यहां पर 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2, ये था। और बताओ जब मैंने कहा था कि अवस्था अलग है, बर्फ में पानी, बर्फ में पानी मिला रहे हैं, तो बताइए क्या होगा? तो यहां पर जब मैंने कहा था अवस्था अलग अलग है, बर्फ को अपन गर्म पानी में मिला रहे हैं, तो बताओ सूत्र क्या बताया था? T बराबर मटमल सी, मटमल सी और मम्मा, ये मम्मा, मटमल सी, ऐसे बोला था ना, मटमल सी मम्मा।
और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये 1 1, ये 2, गुप्त ऊष्मा L ही रहेगी, ये 1 और ये हो जाएगा 1 और 2। विषमा S1 S2 अपन ने एक ली थी क्योंकि पानी बन गया था, इससे पहले आपको पता है, तो याद रहे मटमल सी मम्मा, ये आपके सूत्र। अब बताओ यहाँ पर पानी को किसमें मिला रहे हैं, बोलो बर्फ में, तो ये आएगा अगल का बगल का, तो आप कहो गुरुजी अगल का आएगा क्यों, बर्फ में पानी तो यही काम में आएगा, तो अगल का आएगा, तो बगल के को मारो गोड़ी और इस सूत्र को भगा दो कि तेरा कोई काम नहीं है, हम इस अगल वाले को काम में ले लेंगे और लगा देंगे आराम से, बढ़िया मान। M1 1 वाली चीज होती है गर्म के लिए, 2 वाली चीज ठंडी के लिए। M1 का मतलब गर्म, गर्म क्या है यहाँ पर पानी, पानी का द्रव्यमान कितना 100, तो M1 जगह 100। T1 का मतलब पानी का ताप कितना 80, तो 80 माइनस माइनस। M2 का मतलब ठंडी चीज, हमेशा ये सूत्र जो मैंने दोनों याद कराए थे उसमें 1 1 वाली चीज गर्म के लिए है, 2 2 वाली चीज ठंडी के लिए है। M2 का मतलब ठंडी चीज का द्रव्यमान कितना 100। और बताओ L क्या है, गलन की गुप्त ऊष्मा, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो भी सवाल मिश्रण के नियम के है उसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं, मिश्रण के नियम के जितने भी न्यूमेरिकल है उनमें द्रव्यमान और ताप को हमेशा ग्राम में लेना और ताप को हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड में लेना। आप कहोगे क्यों, कारण क्या है कि हम विशिष्ट ऊष्मा गुप्त ऊष्मा जो भी याद करते हैं या बोलते हैं जो सहज है वो हमेशा ग्राम और डिग्री सेंटीग्रेड में बोलते हैं। जैसे पानी की विषमा 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम, जैसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम। तो जब हमको याद ही ये गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, पानी की विषमा, इनको अपन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड की मात्रकों में अपन को याद है, तो मिश्रण के नियम में भी याद रखें द्रव्यमान को हमेशा ग्राम में और ताप को किसमें लिखना है डिग्री सेंटीग्रेड में, इनको बदलना नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड आपका द्रव्यमान ग्राम में ही है, कोई चेंज नहीं करा, द्रव्यमान को द्रव्यमान में रखा है, ग्राम में था तो ग्राम में अपन ने द्रव्यमान को रखा है। तो ये हो गया बटे में S1 क्या है, पानी की विषमा 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 ये लगा दिया, 1 होता है इसका मान। M1 M2 द्रव्यमान बताओ, गर्म पानी का द्रव्यमान 100 और बर्फ का द्रव्यमान 100, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बताइए बच्चों क्या होगा, बताइए 100 गुणा 80 माइनस 100 गुणा 80, 1 का भाग देंगे, कोई मतलब नहीं है 1 का भाग देने से, तो 100 गुणा 80 तो आप कहोगे ऊपर 0 आ गया और बटे में 100 प्लस 100 200, और 0 में 200 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर यदि कुछ है ही नहीं तो उस नीचे देने से कोई फायदा नहीं है, आंसर आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ अंतिम ताप कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप ये देखो कि पानी में पानी मिला रहा है या बर्फ में पानी मिला रहा है, पानी में पानी मिला रहा है तो सूत्र अंतिम ताप का मैंने आपको बता दिया था, मस्त 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 मस्त। और यदि आपको सवाल के अंदर बर्फ पानी है तो सूत्र मैंने आपको बताया था अंतिम ताप का, मटमल सी मम्मा, उस सूत्र को आप ध्यान में रख ले। अब यहां पर एक सवाल मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। अब आप कहोगे गुरुजी एक सवाल आप हमको दे रहे हो, ये सवाल देने का मात्र इतना सा उद्देश्य है ताकि आपका एक्टिव पार्टिसिपेट मुझको यहां पर नजर आए, मुझे लगे कि वास्तविकता में आप चीजों को सीख रहे हो। भाई मुझको भी तो फील होना चाहिए कि आप भी अच्छे से चीजों को सीख रहे हो और एक आप प्रॉपर वे के अंदर चल रहे हो। उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने पास एक ये तरीका है। तो बहुत सारे बच्चे लगातार उस पर कमेंट बॉक्स के अंदर जब आंसर सही है, और मैं हर कमेंट बॉक्स के अंदर ईच एंड एवरी जो रिप्लाई है उसका मैं आंसर देता हूं वहां पर, इसलिए आप उसके अंदर इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा ताकि मैं भी तो आपको समझूं कि आप भी सही स्थिति में चल रही हो। मैं इतनी काम कर रहा हूं यहां पर आपके लिए, तो आप भी तो मेरे लिए मेरे अनुसार चलें कि यार वास्तव में गुरुजी कह रहे हैं तो अपन भी तो सवालों को करके बताएं। आपको भी अच्छा लगेगा कि अपना आंसर आ गया, गुरुजी ने करेक्ट बोला है तो अच्छी बात है। तो ये इसलिए भी ये बात है। तो यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहां पर यह है 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 10 ग्राम बर्फ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 10 ग्राम बर्फ को 100 ग्राम 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ को 80 डिग्री सेंटीग्रेड के 100 ग्राम पानी में मिलाया जाता है। 100 ग्राम पानी में मिलाया जाता है। तो क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 10 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेंटीग्रेड के 100 ग्राम पानी में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा? मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा ये आपको बताना, अंतिम ताप क्या होगा।
अंतिम ताप की जगह परीक्षा में उभयनिष्ठ ताप भी कह सकता है। मैंने कहा था अंतिम उभयनिष्ठ एक ही है। कॉमन टेम्परेचर अंतिम ताप या उभयनिष्ठ ताप क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और उसके बाद में इसका आप आंसर दीजिएगा। चीजें कोई बड़ी नहीं है, खड़ा जैसे कर लिया, लगे ये लो साहब इसका आंसर, तो मुझको भी सही लगे कि यार बच्चों ने प्रॉपर रेस्पॉन्स बच्चे लगातार दे रहे हैं। अच्छा, आगे अब यहां पर और क्वेश्चंस की यदि अपन बात करें तो और क्वेश्चंस की कड़ी के अंदर यहां पर मैं बताऊं, एक क्वेश्चन है, यदि 3 द्रव, अभी तो अपन 2-2 द्रव ले रहे हैं, आप कहो गुरुजी 3 है, तो यदि 3 द्रवों को आपस में मिलाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, जिनके द्रव्यमान M1, M2 व M3 है, ताप क्रमशः T1, T2 व T3 है, तथा विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा S1, S2 व S3 है, तो अंतिम ताप क्या होगा? तो अंतिम ताप क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको मैंने और दे दिया। यदि 3 द्रवों को आपस में मिलाया जाता है जिनके द्रव्यमान क्या है M1, M2, M3, ताप क्या है उनके T1, T2, T3, और विश्व में क्या है S1, S2, S3, अंतिम ताप क्या होगा? तो वही द्रव है, आपस में मिला रहे हैं, तो आपस में मिला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जैसे अभी अपन ने 2 द्रवों को मिलाया था गर्म पानी में ठंडे पानी को, तो सूत्र कौन सा था बताओ अंतिम ताप का? मस्त 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 मस्त। तो यहां पर 3 है तो 3 बार कर देंगे, मस्त 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 मस्त। वहां पर 2 थे तो 2 बार मस्त मस्त, और यहां पर 3 बार मस्त मस्त मस्त, और मस मस, वहां तो 2 बार था मस मस, और यहां पर 3 बार मस मस मस, और यहां पर 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 और 3 3। ये आपका अंतिम ताप का सूत्र बन गया। सीधा ये फॉर्मूला परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है। तो T बराबर M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 प्लस M3 S3 T3 अपॉन M1 S1 प्लस M2 S2 प्लस M3 S3। याद करना मैंने आपको बता दिया कैसे, मस्त 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 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ऐसे 1 1 2 2 3 3। तो ये आपके 3 द्रवों के लिए भी वैसे ही है जैसे 2 द्रवों के लिए। अब यहां पर अगली बात आती है, एक और क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन बताऊं, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आप उसको सहज रूप में इसका आंसर दे पाओगे। और क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहां पर यह है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 ग्राम भाप 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ की कितनी मात्रा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ की कितनी मात्रा पिघला देगी? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पर यह है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 ग्राम भाप का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 ग्राम भाप, उस भाप को 0 डिग्री सेंटीग्रेड की अपन ने बर्फ में डाल दिया तो उसकी कितनी मात्रा पिघला देगी? बर्फ मतलब कितनी सारी बर्फ पिघल जाएगी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 ग्राम भाप से कितने ग्राम बर्फ पिघल जाएगी? तो यहां पर एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, एक ट्रिक है, इसका सीधा आप याद रख लें, इससे कि आपके तुरंत क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ट्रिक क्या है यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। ट्रिक यहां पर यह है कि बर्फ की कितनी मात्रा यहां पर पिघला देगी। तो यहां पर मैं कहूं बर्फ की भाप, इसको लिख देता हूं एक बार के लिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की m डैश भाप, बर्फ की m मात्रा को, m ये मात्रा बर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड की m डैश, भाप का द्रव्यमान m डैश मान लिया, बर्फ का कितना मान लिया m। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की, थोड़ा लिख रहा हूं जिससे आपको ध्यान रहे, नहीं तो आंसर तो एक लाइन में आएगा इसका। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की m डैश भाप कॉमा बर्फ की m मात्रा को पिघला देगी, निकला हुआ सूत्र है, पिघला देगी जब
यहां पर सूत्र है m डैश बराबर m/8। कब पिघला देगी? जब ऐसा होगा। ये आपका सूत्र है कि कभी भी भाप बर्फ को पिघला देगी तो उसके लिए ट्रिक क्या है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की m डैश भाप बर्फ की m डैश मात्रा को पिघला देगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ है, उसकी m मात्रा को पिघला देगी। कब? जब m डैश बराबर m/8। तो बस आपका आंसर आ गया। बताओ यहां पर m डैश किसका है? भाप का द्रव्यमान। तो बताओ भाप का द्रव्यमान कितना है? बोलो 1 ग्राम, तो 1 लिख दिया। बताओ बर्फ का द्रव्यमान कितना है? m। तो यही पूछा है बर्फ की कितनी मात्रा, मतलब बर्फ का द्रव्यमान ही तो पूछा है, तो बर्फ का द्रव्यमान m निकालना है। अब बटे में 8। तो बताओ 5 गुणा करो तो m बराबर कितना आ गया? बोलो दिस इंप्लाइज m बराबर 8 ग्राम, और 8 ग्राम क्या आ गया? बोलो आपका आंसर। तो m बराबर कितना उत्तर आ गया? बोलो 8 ग्राम। तो याद रखना, कभी भी कोई आपको कहे अनावश्यक अपन उसको लंबा करें कि भाप में बर्फ डाल रहे हैं और ये पूछे कि कितनी मात्रा पिघला देगी, तो याद रखना m डैश यदि भाप की मात्रा ले और m बर्फ की मात्रा ले तो उनमें पिघलाने के लिए जो एक संबंध होता है कि भाप बर्फ को पिघला देगी बशर्ते कि m डैश बराबर होता है m/8। m डैश यहां पर किसका है? भाप का द्रव्यमान। m किसका है? बर्फ का द्रव्यमान। एक चीज देगा, दूसरा आपसे पूछ लेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, तो तरह तरह के अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि तरह तरह की आपको यहाँ पर चीजों का पता चले, और जितनी ज्यादा संभावनाओं को अपन तलाशेंगे उतना ही ज्यादा अपने अंदर निखार आता जाएगा, चीजों को सीखेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल और है, और क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में -10 डिग्री सेंटीग्रेड की 5 ग्राम बर्फ को -10 डिग्री सेंटीग्रेड की 5 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी? आवश्यक ऊष्मा क्या होगी? ये क्वेश्चन है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रेणी में फिर एक क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट करना चाहूंगा। देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फ होती है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान भी करोगे तो भी बर्फ रहेगी। तो यहां पर कोई बर्फ है -10 डिग्री सेंटीग्रेड की, और -10 डिग्री सेंटीग्रेड की 5 ग्राम बर्फ है, उसको अपन को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप बनाना है। उस -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को क्या बनाना है? भाप। उसके लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? बदलने के लिए, भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी? तो आप देखो पहले क्या होगा, पहले -10 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या है? ये बर्फ। अपन ने इसको गर्म किया, तो क्या -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ डायरेक्ट भाप में बदलेगी? क्या -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को अपन गर्म करेंगे ऊष्मा देंगे, वो क्या डायरेक्ट भाप में बदल जाएगी? क्या आप कहोगे नहीं। पहले -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या बनेगी? बर्फ ही बनेगी। फिर उसके बाद में 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बनेगी? पानी बनेगा। पहले तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्फ आने में अपन को ऊष्मा देनी पड़ेगी। फिर अपन ने और ऊष्मा दी तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलेगा, और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलेगी। कितने पद हुए यहाँ पर? 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। 4 स्टेप हुई। वापिस आप समझें, ये अपने आप में ये आपके क्वेश्चन है कि कितने पद होते हैं, क्या क्या हो रहा है। पहले -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ, बताओ क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ। फिर अपन बर्फ को उष्मा देते रहेंगे तो बर्फ क्या है? पिघलती रहेगी, और पिघलने पर पानी बन जाएगी, लेकिन उस पानी का तापमान भी कितना रहेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड की गुप्त उष्मा। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बढ़ गया, उसको अपन और गर्म करेंगे और उष्मा देंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बढ़ गया। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को और उष्मा देंगे तो फिर बनेगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप। मैंने आपको बताया था जहां पर दो ही आपकी समीकरण होती है, जहां पर गुप्त उष्मा और विषुष्मा होती है, एक तो Q बराबर मांगीलाल और एक Q बराबर मस्त। जो बच्चे लगातार प्रत्येक वीडियो को देख रहे हैं तो कनेक्ट होंगे। उष्मा वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था गुप्त उष्मा की समीकरण होती है मांगीलाल, और विषुष्मा वाला जो समीकरण होती है वो होती है मस्त। जहां पर अवस्था बदलती है, ताप नहीं बदलता। ध्यान दें, वापिस बोल रहा हूं, रट लें। जहां अवस्था बदलती है लेकिन ताप नहीं बदलता, वहां गुप्त उष्मा वाले पद की समीकरण काम में लेते हैं। और जहां पर ताप बदलता है लेकिन अवस्था नहीं बदलती, वहां पर विशिष्ट उष्मा वाली समीकरण अर्थात मस्त काम में लेते हैं। मांगीलाल वाला फॉर्मूला वहां काम में लेना जहां केवल अवस्था बदल रही है लेकिन ताप नहीं बदल रहा। मस्त वाला फॉर्मूला वहां काम में लेना जहां पर, मस्त वाला फॉर्मूला कहां काम में लोगे? वहां काम में लेना जहां पर
अवस्था नहीं बदल रही, केवल ताप बदल रहा है। देखो डेल्टी ताप बदल रहा है। अब बताओ यहां से यहां तक क्या हो रही है, बोलो बर्फ बर्फ ही है कि नहीं है? तो अवस्था बदल रही है क्या? नहीं बदल रही। अवस्था नहीं बदल रही, केवल ताप बदल रहा है। तो बताओ यहां पर सूत्र कौन सा काम में लेंगे? मस्त, एम एस डेल्टी, ये फॉर्मूला काम में आ गया। मस्त। बताओ यहां से यहां तक बताओ क्या हो रहा है? ताप नहीं बदल रहा, आप करो केवल अवस्था बदल रही है, बर्फ से पानी। तो बताओ यहां पर सूत्र कौन सा काम में आएगा? मांगीलाल सूत्र काम में आएगा, ml। बताओ यहां से यहां तक क्या हो रहा है? पानी पानी, अवस्था नहीं बदल रही, केवल ताप बदल रहा है। तो यहां पर सूत्र बताओ कौन सा काम में आएगा? अवस्था नहीं बदल रही, ताप बदल रहा है, तो मस्त काम में आएगा। और बताओ यहां से यहां तक क्या हुआ? आपके पानी और भाप का मतलब भाप क्या है? गैस, अर्थात अवस्था बदल रही है लेकिन ताप नहीं बदल रहा। तो यहां पर वापस क्या काम में आएगा? मांगीलाल। तो यहां पर अपने मस्त फॉर्मूला काम में आएगा, यहां पर मांगीलाल, यहां पर मस्त और यहां पर भी मांगीलाल। बस इन पदों का आप जोड़ लो, यही आपका आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहां पर मैं थोड़ी सी जगह करना चाहूंगा, सवाल को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि आपने सवाल को देख लिया होगा कि सवाल क्या है, क्योंकि जगह नीचे दिखेगा नहीं, पर इसलिए इसको मिटाना अपने लिए आवश्यक हो गया। तो यहां पर ये लिखा हुआ भी है, वैसे यहां पर पता भी चल रहा है सवाल। तो अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहां पर बताओ कुल उष्मा क्यू बराबर, सबसे पहले मस्त लगा रहे हैं। तो यहां पर अपन लगा रहे हैं मस्त, तो ये लगा दिया मस्त एम एच डेल्टी, मस्त प्लस मांगीलाल प्लस मांगीलाल प्लस मस्त प्लस मस्त प्लस मांगीलाल प्लस मांगीलाल। सही है। अब मान जमा दो बस। एम क्या था? एम क्या था? द्रव्यमान। अब बताओ द्रव्यमान कितनी बर्फ थी? 5 ग्राम, तो 5। एस क्या है? बर्फ से बर्फ ही बढ़ रही है अभी तक, बर्फ से बर्फ, तो बर्फ से बर्फ बढ़ रही, विशिष्ट उष्मा किसकी काम में आएगी? बोलो बर्फ की। और बताइए बर्फ की विशिष्ट उष्मा याद करो, विशिष्ट उष्मा वाले वीडियो में लास्ट में बताया था, बर्फ की विशिष्ट उष्मा पानी की होती है 1 और बर्फ की होती है 0.5 और भाप की बताई थी 0.47। तो बर्फ की उष्मा कितनी होती है? 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आएगा 0.5 गुणा डेल्टी ताप का अंतर। बताओ उच्च ताप क्या है? 0, निम्न ताप क्या है? -10। तो अंतर करेंगे, 0 में से -10 घटाएंगे डेल्टी, आप घटाओगे ना, 0 में से 0 है, 0 में से घटाओ -10, तो बताओ कितना आएगा? ये डेल्टी आया नहीं आया? तो माइनस प्लस, तो ताप का अंतर डेल्टी, तो 0 में -10 घटाएंगे तो 10 आ गया। सही है, ये 10 ही तो आएगा, 0 - 10 माइनस प्लस 10, तो ये आ गया। द्रव्यमान कितना बोलो? 5। विषमा कितनी बोलो? 0.5। ताप का अंतर 10। फिर है मांगीलाल। मांगीलाल में बताओ द्रव्यमान तो वही कितना बोलो? 5, तो वही 5 ग्राम चल रही है। अब यहां पर बताओ ये बर्फ पानी में है तो गल रही है, और गल रही है तो बताओ गलन की गुप्त उष्मा L। बताओ बर्फ की गलन गुप्त उष्मा कितनी होती है? 80, तो L का मान कितना रख दिया मैंने? 80 द्रव्यमान प्लस ms डेल्टी। अब यहां पर ये बात हो रही है, बताओ यहां से यहां तक द्रव्यमान तो वही कितना? 5। अब बताओ यहाँ पानी से पानी का ही मामला है और पानी से पानी बढ़ रहा है, और बताओ पानी की विषमा कितनी होती है? 1। पानी की विषमा 1 होती है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डेल्टी, डेल्टी का मतलब ताप का अंतर। बताओ यहाँ 0 है, यहाँ 100 है, तो अपन अंतर करेंगे 100 - 0। अंतर कैसे करते हैं? बाद वाले में से पहले वाले को। जैसे यहाँ पे 0 में से -10 को घटाया तो 10 आया। ऐसे अंतर बताओ इसमें करना है आपको 100 - 0, तो अंतर कैसे करेंगे? 100 - 0 तो कितना आएगा? 100, तो ये कर दिया 100। डेल्टी का मान कितना आया बोलो? 100 प्लस ये रहा प्लस ml। ml का मतलब ये वाला काम। तो बताओ द्रव्यमान तो वही कितना है बोलो? 5। द्रव्यमान तो 5, और L बताओ पानी से क्या बन रही है? भाप। पानी से भाप बढ़ रही है, तो बताओ वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी होती है? 536 या 540। तो ये क्या कर दिया? गुणा 540। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व तो अपन कर लेंगे आराम से, सॉल्व करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। 5 आम 25, 5 आम 25 आ जाएगा 2.5, गुणा क्या हो जाएगा? 10। ये 5 आम 25 कर दिया, गुणा 10, 8 पंचो 40, ये हो गया 400 ये वाला। इधर हो गया 100 गुणा 5 500। इधर इसको कर देंगे तो 5 को 0 करेंगे तो 0, 5 चौका 20 की 0 हासिल की 2, 5 आम 25 26 27, तो हो गया 27। सही है। इसको करेंगे ये कितना हो जाएगा बोलो? 25 को करेंगे तो 2 5 0 तो 25 हो जाएगा। ये 25 हो गया, 25 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 2700, ये आपका आंसर है। और बताओ आंसर इसको जोड़ लेना। ये आंसर बोलो किस में आएगा बच्चे लालो? कैलोरी में। क्यों आएगा कैलोरी में? क्योंकि अपन ने विशिष्ट उष्मा और गुप्त उष्मा जो यहाँ पर ली है वो भी किस में ली है बोलो?
कैलोरी के अंदर। तो ये मेरे हिसाब से आपको सवाल समझ में आ गया होगा कि अपन ने यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स अडॉप्ट करी है। तो क्वेश्चन जो था आपका -10 डिग्री सेंटीग्रेड की 5 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने के लिए कितनी उष्मा चाहिए। तो स्टेप्स यहाँ पर 4 स्टेप्स हुई और अपन ने इसको अप्लाई कर दिया। तो ये आंसर आपका कैलोरी के अंदर आ जाएगा। इसको जोड़ लेना, जोड़ना पड़ जानते हैं। तो ये आंसर आपका कैलोरी में। इसी श्रेणी का एक सवाल मैं अब आपको दे रहा हूं, अर्थात आपको 2 सवाल मैं आज आपको, एक तो पहले बता दिया, एक क्वेश्चन आपको मैं और दे रहा हूं। और दोनों के आप रिप्लाई कैसे दोगे? आप एक क्वेश्चन उसका आंसर कॉमा लगाना, आप रिप्लाई दो जब मोबाइल से कॉमा लगा देना, फिर दूसरा जो है उसका आंसर लिख देना, तो पता चल जाएगा उसका तो ये, उसका ये। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। और क्वेश्चन क्या है जिसको कि आपको बताना है, रिप्लाई देना है। क्वेश्चन यहां पर ये है, क्वेश्चन यहां पर ये है 10 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड 10 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा क्या होगी? आवश्यक उष्मा क्या होगी? आपका आंसर कैलोरी में आप बताओगे। उत्तर किस में आएगा? कैलोरी में। यदि परीक्षा में कोई भी आंसर जैसे आपका कैलोरी में आया और फॉर एग्जांपल आपको जूल में पूछा है, तो आप क्या करोगे? 1 कैलोरी होता है 4.18, तो 4.18 से क्या कर देना? गुणा कर देना, तो आंसर जूल आएगा। अपना आंसर कैलोरी में आएगा, आप सॉल्व करोगे तो। लेकिन यदि परीक्षा में जूल में पूछे तो आप कैलोरी का जो भी आंसर आए उसको किससे गुणा कर दो? 4.18 से। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर किसमें बताना है बच्चों? कैलोरी में आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन है, वापस बोल रहा हूं, 10 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड 10 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा क्या होगी? 10 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा क्या होगी? ये क्वेश्चन आपको, इसका आंसर आपको बताना है। तो ये आज अपन ने 2 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े। एक तो पढ़ा था उष्मागतिकी का शून्यांक नियम और एक अपन ने पढ़ा था मिश्रण का नियम। तो मिश्रण का नियम में अपन ने, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, बहुत ही बेसिक है ये, और परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन खूब आते हैं, इसलिए अपन ने इस टॉपिक के अंदर पूरे आंकिक क्वेश्चंस भी, तरह तरह के क्वेश्चंस को अपन ने लिया है, ताकि आप पूरी तरह से इसके अंदर ढंग से स्थापित हो जाए। आगे फिर एक वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।